बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। शाम के 7 बज चुके हैं और यहाँ पर शिक्षक भर्ती की एक और इस लाइव क्लास को लेकर के हम यहाँ पर हाजिर हैं। जब जब हम बात करते हैं आज के सब्जेक्ट को लेकर के, तो आज जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में वो है आपका जीके भी है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हैं, ईवीएस और एसएसटी। इन सभी के कॉम्बिनेशन जो है आज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कम समय में ज़्यादा सवालों को करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, साथ में स्पष्टीकरण भी जानते चलेंगे जहाँ कहीं भी उचित होगा। यहाँ पर जो भी अभी क्लास से जुड़ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे तो बाकी बच्चे भी यहाँ पर क्लास में जुड़ जाएंगे। बात करते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। और दोस्त आपसे जो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने पूछा है, ये कहते हैं कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है। यानी कि जो लाइट ईयर होती है इज़ द यूनिट ऑफ, दूरी है, तापमान दिया है, भार दिया है और स्थलीय दूरी आपके ऑप्शंस में इन्होंने बताया हुआ है। जब जब हम बात करते हैं लाइट ईयर को लेकर के या प्रकाश वर्ष को लेकर के, तो ये आपकी जो है वो खगोलीय दूरी की, ये आपकी खगोलीय दूरी का ही आपका यूनिट होता है। तो स्थलीय दूरी बिल्कुल से नहीं होगा, भार और तापमान है नहीं, फिर एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है और वो है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही आप करेक्ट आंसर करते हुए एक सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दूसरे सवाल में आपसे इन्होंने पूछा है, ये कहते हैं कि तारों के समूह को हम क्या कहते हैं। ध्रुव दिया है, चंद्रमा दिया है, नक्षत्र दिया है या फिर बिग बैंग करके लिखा हुआ है। जब जब हम बात करते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह, उसे इंग्लिश में हम लोग कॉन्स्टिलेशंस करके बोल देते हैं। आपके आंसर आने शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया आंसर करते रहिए फटाफट। इन्हें हम कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं और हिंदी में यही नक्षत्र कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है कि यहाँ से सी आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तारे का रंग, मतलब जो सॉरी, जो कलर्स का जो स्टार्स का जो कलर होता है वो क्या बताता है। वो कलर का सूचक है उनके तापमान का, भार का या दूरी का। बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो जब तारों के रंगों की बात करते हैं वो उनके टेम्परेचर के बारे में बता रहे होते हैं, वो उनके तापमान के बारे में बता रहे होते हैं। यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है, गुड इवनिंग, नमस्कार जो यहाँ पर क्लास में आ रहे हैं। उम्मीद आशा है कि चीज़ें आप समझ रहे होंगे, क्वेश्चंस आप समझ रहे होंगे। एक फोर्थ सवाल में, फोर्थ क्वेश्चन में कहते हैं कि सौर मंडल में यानी सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें शामिल होगी। सूर्य है आपका दिया है इन्होंने, ग्रह लिखा है, पुच्छल तारा लिखा है या फिर इनमें से सभी सही हैं। जब जब हम सौर मंडल की बात करते हैं, सौर का मतलब सूर्य से है और मंडल का मतलब होता है घर। मतलब एक ऐसा घर जिसमें जो मुखिया है वो सूर्य होता है। उसमें आपके पुच्छल तारे भी होंगे, एस्टेरॉयड बेल्ट भी उसमें शामिल है आपका, उसमें आप सूर्य भी कह देते हो। उसमें आपके सैटेलाइट्स भी होते हैं, प्लैनेट्स भी होते हैं, सब कुछ उसमें शामिल होगा। करेक्ट आंसर आपका डी आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे इन्होंने क्या पूछा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा कि एक खगोलीय इकाई, जी हाँ, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो एवरेज डिस्टेंस होती है किसकी, चंद्रमा और ग्रहों के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में लिखा है या फिर इनमें से कोई नहीं। जब जब हम खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं, वन AU करके लिख देते हो। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो वो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अमूमन हम इसे यही कंसीडर करते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक एक सवालों को। एक और सीरीज़ हमने शुरू की है, एक और क्लास हमने बढ़ाई है आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। दोपहर में हम 1 बजे कंप्यूटर के 1000 प्रश्नों की सीरीज़ अभी हमने शुरू की है। तो यहाँ पर आपको 1 बजे भी आप ज़रूर मिला करिएगा, वहाँ पर बाकी क्वेश्चंस कंप्यूटर के आपके चलते रहेंगे। 6 नंबर में क्या कहते हैं आपसे, ये कहते हैं सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। यहाँ पर ग्रह आप ऐसे लिखोगे, तो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है। जब हम सन की बात करते हैं, अरुण दिया है, बुध है, मंगल है, शनि है। दोस्त ये आपका जो है सूर्य महाराज, यहाँ पर सूर्य महाराज हैं। ये मरकरी होता है, ये वीनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो सबसे नज़दीकी जो है, नज़दीकी में आपको यही बुध या मरकरी देखने को मिलेगा। ये मरकरी है, शुक्र, पृथ्वी, ये मंगल, ये बृहस्पति, ये शनि, ये अरुण और ये वरुण। ये चीज़ आपकी जो है वो देखने को मिलती है। तो सबसे नज़दीकी आपका करेक्ट आंसर भी आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। 7 नंबर सवाल में आपसे क्या कहते हैं, जरा गौर करिएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा, कहते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। बुध बोला है, शुक्र है, पृथ्वी है, बृहस्पति करके लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जब हम साइज़ को लेकर के बात करते हैं तो जुपिटर से शुरू होता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये आपका सबसे बड़ा
दूसरे नंबर पर ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, फिर आप पृथ्वी आपकी आती है, ठीक है। फिर आप कहते हो MVE, MJ। पृथ्वी के बाद आपका वीनस आता है, वीनस के बाद आपका मार्स आता है, और सबसे लास्ट में दोस्त आपको मरकरी मिलेगा। माफ़ी चाहेंगे, हाँ ठीक है, मरकरी ही है, जिसे हम लोग बुध बोल देते हैं। तो ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है ना, ये लिखा है सबसे बड़े से छोटे के क्रम में। जुपिटर सबसे बड़ा, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर पृथ्वी, पृथ्वी के बगल में आपका वीनस यानी शुक्र हो गया, शुक्र के बगल में मंगल हो गया, और मंगल के बगल में मरकरी हो गया। आप यहाँ ऑप्शंस में देखेंगे तो बुध ही आपको देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं, बहुत बहुत वेलकम। बढ़िया से आंसर करते हुए जो लोग गलत कर रहे हैं वो सुधार करें। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8वें में कहते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, हमारी पृथ्वी जो है किसके चारों तरफ परिक्रमा करती है। चंद्रमा लिखा है, धूमकेतु लिखा है, तारा या फिर इनमें से कोई नहीं। आप बहुत अच्छे से जानते हो जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है चारों तरफ किसके, सूर्य के। और आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्य एक तारा ही है। सूर्य क्या है, एक तारा है। तो बिल्कुल सही है, यहाँ से करेक्ट आंसर सी आएगा, बिल्कुल सही। एक और सवाल पर चलते हैं 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन पर, और आपसे कहे हैं कि जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पाई जाती है। जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पाई जाती है। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, समताप मंडल। जब आपका ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर करके लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। ओजोन परत इसलिए है कि जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने ना पाएँ, उनको रोकने के लिए ये परत जो है वो काम कर रही होती है। हमारे लिए रक्षा कवच की तरीके से ये काम कर रही होती हैं, और ये समताप मंडल में आपको देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका यहाँ से डी आएगा। एक और क्वेश्चन पर चलते हैं 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। बृहस्पति का नाम लिखा है, शनि दिया है, शुक्र है, और वरुण करके लिखा है। अभी तक क्या था कि जुपिटर को हम लोग एक मैक्सिमम सैटेलाइट वाले में कंसीडर करते थे। लगभग 67 सैटेलाइट्स या उपग्रह इसके देखने को मिलते थे। बट अभी जो है रिसेंटली शनि के लगभग आपको 82 के आसपास, 82-83 के आसपास है, लगभग 82 हैं आपके जो कि सैटेलाइट्स देखने को मिलेंगे। तो 10वें का करेक्ट आंसर सी आएगा। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर थोड़ा सा आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स वाली चीज़ों से रिलेट करता है। इनमें से कौन सा एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक प्रकाशन को प्रकाशित करता है। मत हो गया है यहाँ पे, और ये नमक हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो नामक प्रकाशन को समय समय पर प्रकाशित करता है या समय समय पर निकालता है। CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो आप इसे। उसके बाद NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसरो करके है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसरो, यहाँ की भारत को लेकर के जब आप जो है बात करते हो, और नासा अमेरिका से। तो बिल्कुल आंसर आपके आने शुरू होने चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब हम केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की बात करते हैं, किसकी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकीय संगठन, इसे ही दोस्तों हम लोग इंग्लिश में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। और यही एनर्जी स्टैटिस्टिक्स को समय समय पर प्रकाशित करता है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे हैं, ये कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, विकसित है, अर्धविकसित है, विकासशील है, या फिर इनमें से कोई नहीं। डेवलप्ड है पूरी तरीके से, या अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपिंग बोल लो, या फिर बोल लो इस तरीके से डेवलपिंग कह लो आप, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही। भारत में जब हम अर्थव्यवस्था को लेकर के बात करते हैं तो जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी मिक्स्ड प्रकार की इकोनॉमी है। यहाँ पे कैसी है, मिक्स्ड, मतलब प्राइवेट और पब्लिक, सरकारी और जो प्राइवेट वाले हैं, दोनों ही मिलकर के काम कर रहे होते हैं ना। आपके अडानी अंबानी भी हैं यहाँ पर, टाटा भी हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है। तो मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था है। और दूसरी चीज़ यहाँ की जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, विकासशील है। वो अभी हम जो है बढ़ रहे हैं डेवलप्ड नेशंस की तरफ। तो करेक्ट आंसर सी आएगा। 13 नंबर सवाल भी दिया है दोस्त, सकल प्रसन्नता सूचकांक, इसे हम लोग एक तरीके से ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स को अपने नागरिकों, ये क्या लिख गया, ये नागरिक लिखा है, ठीक है, तोतला हो गया एकदम। नागरिकों की कुशल क्षेम को सूचकांक के रूप में किसने माना है। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, हम GNP, GDP, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, इनके बेसिस पर मानते हैं कि हमारे यहाँ कितने जो है हम सक्षम हैं, या हमारे यहाँ कितनी आय है, या लोग कितने जो है उनकी आय कितनी है। जब हम
एक ऐसा देश भी है वहाँ पर लोग प्रसन्न कितने हैं उसके बेस पर वो मानता है कि वहाँ पर नागरिक जो है वो कितने हद तक आगे बढ़ चुके हैं या वो देश कितने आगे बढ़ चुका है। ऐसे में ये देश जो है वो भूटान है। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो भूटान से रिलेट करता है। 14 नंबर सवाल, भाई आए हो तो लाइक को एक मार दो, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा है, छुआ दो जो है, हम भी पुनर्बलित हो जाएंगे और अच्छे से वीडियोस आएंगे। हिंदू समृद्धि दर और अच्छे से हम बोल पाएंगे। तो इसका संबंध किससे है? हिंदू ग्रोथ रेट करके इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी से लिखा है। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम बोल देते हैं इसे हम। जनसंख्या वृद्धि या फिर ये है जीएनपी। और इसे ही हम जो इसे ही हम नेशनल इनकम भी कह देते हैं। यही हमारा नेशनल इनकम भी कहलाता है यानी राष्ट्रीय आय भी कहलाता है। तो जो हिंदू वृद्धि दर है वो आपका जब हम बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से रिलेट करता है। किससे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय से आपका ये रिलेट करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से डी आएगा। कितने सवाल थे भाई? 14 हुए थे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और 15 नंबर में पूछा है आपसे इंडिया डिवाइडेड। कहते हैं इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, आप कलाम जी और गांधी जी का नाम लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है। जो इंडिया डिवाइडेड बुक लिखी गई है उसके आपके जो राइटर हैं वो मैंने गोला कर दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान, आया नहीं है आय है, प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान 1867-68 में दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। पर कैपिटा इनकम सबसे पहले भारत की मेजर की थी तो दादा भाई नौरोजी जी ने 1867-68 में। तो वो कितने रुपए थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और आंसर आपका बिल्कुल 20 रुपये प्रति वर्ष। मतलब एक आदमी की कमाई एक साल में 20 रुपये थी, वो भी कब? 1867-68 में। समझ में आ रहा है? तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा डी आएगा। 16 के बाद 17 नंबर पर चलते हैं। इनमें कहा है उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नॉर्दर्न इंडिया को लेकर के जब हम बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया को लेकर के, तो जो आपका लैंड रेवेन्यू या लैंड जो टैक्सेस को लेकर के बात होती है, सबसे पहले कौन लाया? नौरोजी जी हैं, वल्लभ भाई पटेल जी, महात्मा गांधी और मार्टिन बर्ड करके लिखा हुआ है। बिल्कुल उस समय बहुत अच्छे से आप जानते हो। एक ही ऑप्शन आपका थोड़ा अलग आ गया यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है। हाँ जी, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो डी देखने को मिलेगा। 17 के बाद हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा है? भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांशों के बीच या किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? यहाँ पर 67 डिग्री से लेकर के आपका 97 डिग्री 5 मिनट और बाकी 25 मिनट तक आप बात कर रहे होते हो। तो एक जो है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच जो आपका लैटिट्यूडनल डिस्टेंस है भारत की, वो आपको यही देखने को मिलेगी। फिर दूसरा वाला 68 डिग्री 5 मिनट से लेकर के आप 97 डिग्री 25 मिनट तक कह देते हो, जो कि आपकी देशांतरीय जो विस्तार है या जो यामियोत्तर विस्तार है या जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है उसके बारे में बात करता है। फिलहाल के लिए ये वाला विस्तार में करेक्ट आंसर मैं लिख चुका हूँ। ये है 19 नंबर सवाल। 22 हटा दीजिएगा। लिखा है कि निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना और गोदावरी। भारत में ही उत्पन्न हुई हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जब भारत में उत्पन्न की बात होती है तो तुरंत ही ब्रह्मपुत्र का नाम कट जाता है। और वैसे भी भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी, और जो इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर्स। करेक्ट आंसर भी होगा 20 नंबर। और यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया भी हुआ है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और किधर की तरफ जा रही होती है, तो आप थोड़ा सा इसमें देख भी रहे होंगे। और ये अपने वाटर को बंगाल की खाड़ी में या बंगाल के बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप कर रही होती है। ठीक है, 20 नंबर सवाल हो गया था। 21 नंबर पर चलते हैं। जो भी है 21 नंबर कर लो, सवालों का क्या करते जाओ बस। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ओके, फटाफट कम समय में हम कोशिश करेंगे सवालों को करने की। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर राजस्थान से भी है होके जाता है, ये गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। ये महाराष्ट्र का जो है हिस्सा हमें देखने को नहीं मिलता। जो गोला लगाया है मैंने उसका पार्ट जो है ये मालवा का पठार नहीं होगा 22 में। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया भी हुआ है आपके आंध्र तटीय मैदान कहाँ पे है? काठियावाड़ मैदान, कोंकण तटीय मैदान, मालाबार। और जो ये वाला ये हिस्सा है ना, इसे हम लोग कन्नड़ तट बोल देते हैं। कन्नड़ तट या कनारी तट कहलाता है। कोरोमंडल यहाँ पे है, उत्तर सरकार मैदान यहाँ पे है। यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगी, बंगाल की
खाड़ी यहाँ मिलेगी और यहाँ पर है आपका अरब सागर। तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए जी। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और 22 में क्या बोला है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। हाँ जी, कितने देशों से लगती है। तो एक होता है कन्फ्यूज़न इसी में रहता है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, सीमा लगती है 7 राज्यों से। तो इसे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कर्क रेखा कहाँ है और ये स्थलीय सीमा वाला कहाँ है, इन दोनों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से बेतवा है, माही है, नर्मदा है और तापी नदी का नाम लिखा हुआ है। बिल्कुल सही है। इनमें से एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि पश्चिम की दिशा की ओर बहती हुई अपने जल को अरब सागर में ले जाके ड्रॉप करती है। कहाँ पे, अरब सागर में ड्रॉप करती है और वो नदी है नर्मदा नदी, और ये अमरकंटक से निकल रही होती है। 23 के बाद 24 पर चलेंगे और ये है नर्मदा नदी, आप देखिएगा ज़रा, ठीक है। ये अपने वाटर को यहीं पर ड्रॉप करती है। 24 की बात कर लेते हैं। और 24 में आपसे क्या पूछा है, 24 नंबर में, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो विजग लिखा हुआ है, विजाग नहीं है, विजग है आपका। पारादीप है, कोच्चि और मुंबई बंदरगाह। दोस्तों अगर आपको क्लासेस नहीं मिल रही हैं तो ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप इसमें अपना नाम लिख के भेजिएगा और जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं। आप हमसे सुपर टेट या अदर जो टीईटी परीक्षाएं हैं उनकी हार्ड कॉपी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पर, ठीक है। और बाकी हमारी सुपर टेट की जो क्लासेस होती हैं सुबह 7 बजे, दोपहर में 1 बजे और शाम को 7 बजे, तो तैयार रहिएगा पूरी तरीके से। ये आंसर आपका कोच्चि बंदरगाह आएगा। 24 के बाद 25 नंबर पे क्या लिखा है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ में लगती है। मतलब लॉन्गेस्ट जो बाउंड्री है इंडिया की वो किस देश के साथ में है। तो पाकिस्तान है, चीन, बांग्लादेश और नेपाल करके लिखा हुआ है। तो जो सबसे कम सीमा है वो अफ़गानिस्तान के साथ में है। सबसे कम जो लैंड बाउंड्री है वो है 106 किलोमीटर का, और सबसे जो लंबी है वो बांग्लादेश के साथ में है 4096.6 किलोमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर सी आएगा, बांग्लादेश आएगा, ठीक है। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कहते हैं निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करिए। एक आपका नॉर्थ ईस्ट हिमालय लिखा है, वेस्टर्न घाट और आपका ईस्टर्न घाट लिखा है। इनमें से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की बात की है, ठीक है। तो जब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के बात करते हैं, ऐसे वर्षा वन होते हैं, मतलब हरियाली आपको ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, ज़्यादा हरियाली, ज़्यादा वन्य जीव भी देखने को मिलेंगे। तो एक नॉर्थ ईस्ट तो आपका होगा ही होगा, इसमें वेस्टर्न घाट भी शामिल है। वेस्टर्न घाट ये वाला इलाका, यहाँ से लेकर के ये पूरा इलाका जो है वो आपका वेस्टर्न घाट का ही होता है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट आपको यहाँ वाले इलाके में देखने को मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से पहला हो जाएगा। पूर्वी घाट जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 26 के बाद 27, यहाँ पर मैप में भी आप थोड़ा देख पा रहे होंगे, ठीक है। फिर से हमने यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश की है। 27 में बात कर लेते हैं। 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की ज़रूरत होती है। 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री और 25 डिग्री। आपको मैं बता दूँ, आपको पता होगा कि 1 डिग्री में जो है जब हम बात करते हैं तो 4 मिनट होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट, ठीक है। 1 घंटा बोला है, ऐसे में तो हम 60 को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो 15 चौके 60 आएगा। हाँ भाई, मिला आंसर बी कि नहीं मिला। क्यों, फटाफट उत्तर आना चाहिए कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, 1 घंटा बोला है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे 15 आएगा। तो 1 डिग्री में 4 तो 15 डिग्री में 60 हो जाएगा, यानी वो 15 डिग्री के बराबर होगा। 27 के बाद आज 27 ही सवाल है फिलहाल के लिए। उम्मीद आशा है कि बहुत अच्छे से आपने 27 में काफ़ी कुछ सवाल सही किए होंगे। कितने सही किए हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कल फिर से मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही। सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है, दोपहर में 1 बजे क्लास होती है आपकी कंप्यूटर की सीरीज़ जो है हमने शुरू की है, और आज ही से, और उसके बाद जो है शाम को 7 बजे तो हम आते ही आते हैं। लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के नाम से, उससे भी आप ज़रूर जुड़ें। अपडेट्स यहाँ पर मैं देता रहता हूँ, ये टेलीग्राम चैनल है। और बाकी नोट्स वगैरह के लिए संपर्क करना है, क्लासेस के लिए तो 8081743734 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। 8081743734। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, अपना अच्छे से रखें ख्याल। थैंक यू।